हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट बेस। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ बेटा कि बहुत अच्छे होंगे आप सभी और भाई इंतजार कर रहे होंगे कि मैम के एमसीक्यूज वाली क्लास कब आएगी। तो चलो, फिजिक्स में जो हमारा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, इसके एमसीक्यूज मैं लेकर आ चुकी हूँ आप सभी के सामने। तो जल्दी से हो जाइए तैयार और फिर आज हम इसे पूरा अच्छे से कवर करने वाले हैं जहां बहुत सारे एमसीक्यूज होंगे। सो वे स्टूडेंट्स जिन्होंने पूरे चैप्टर को अभी तक ध्यान से नहीं पढ़ा है तो भाई उनको थोड़ी सी दिक्कत तो जाएगी, लेकिन अगर वो पहले से ही पूरा पढ़कर बैठे हैं, उन्होंने मेरी सारी वीडियो देखी है तो फिर सारे क्वेश्चंस उनसे बनेंगे। तो चलो फिर आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्ट करने के पहले थोड़ी सी जानकारी, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं हमारे इस प्यारे से चैनल के बारे में। सो बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्लास 6 से लेकर 12th में बेटा यदि आप किसी भी क्लास में है सो मैग्नेट बेस हिंदी मीडियम चैनल पर आप अपने सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। किसी भी क्लास को देखने के लिए आपको कोई कोर्स बिल्कुल भी परचेज नहीं करना है और ना ही किसी प्रकार की कोई पेमेंट करना है, क्योंकि मैग्नेट बेस प्रोवाइड कराता है क्वालिटी एजुकेशन। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे चैनल पर हम 5 स्टेट बोर्ड कवर कराते हैं, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड। और जितने भी क्लासेस हमारे चैनल पर होती हैं वो सब अरेंज फॉर्मेट में होती है, जहाँ बेसिक से लेकर एडवांस लेवल हम लेकर चलते हैं और आपके सारे डाउट्स करते हैं सॉल्व। अब सबसे लास्ट में एक चीज आती है कि मैम जो आपने हमें पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है वो और आगे जो आप हमें पढ़ाने वाले हो उन सबके नोट्स हमें कहाँ मिलेंगे। सो बेटा नोट्स के लिए लिंक नीचे दी गई है, वहां से जाकर आप ई नोट्स और ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि एमसीक्यूज की शुरुआत हो चुकी है। तरीका आपको पता ही है कि एक ब्लैंक पेपर आपको लेना है और उस ब्लैंक पेपर में 1 बाय 1 करके आपको क्वेश्चन के आंसर पहले से ही मार्क करके रखने हैं। जब मैं क्वेश्चन रीड करूंगी आपको लग रहा है इसका आंसर सेकंड होगा, थर्ड होगा, जो भी लग रहा है लगा दो। जब मैं इसका करेक्ट आंसर बताऊंगी अगर आप सही होगे तो 1 नंबर ले लेना और अगर आप गलत होगे तो वहीं पर क्रॉस कर देना। तो चलो शुरू करते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। निम्न किरण आरेख द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति और इसके आकार के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो ये रहा आपके सामने एक दर्पण, ये है एक मिरर ही है, लेंस नहीं है। पहली बात तो मिरर और लेंस में डिफरेंस होता है, मिरर और लेंस में अंतर होता है। ये क्या बना है? दर्पण बना है। कौन सा दर्पण है? सो ये है एक अवतल दर्पण, जो इस वाले सेक्शन से क्या है भैया? पॉलिश है। सो हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये है किरण आरेख, इसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की, ये यहाँ पर रखा है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर रखी है वस्तु, इसका प्रतिबिंब कुछ यहाँ पर बन रहा है। आपको बताना है कि इसकी प्रकृति क्या होगी, आकार क्या होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको सारे क्वेश्चंस, सारे ऑप्शन को देखकर आंसर देना है। तो चलो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये है हमारा अवतल दर्पण, ठीक है। सो कौन सा दर्पण है बेटा हमारा? तो ये है हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण जिसमें हमने जाना था कि प्रकाश की किरण क्या होती है? कन्वर्ज होती हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने आपको बेटा इसमें 6 तरीके से इमेजेस बनाना सिखाई थी, जिसमें हमने देखा था 5 तरीके से वस्तु का प्रतिबिंब रियल बन रहा था और एक तरीके से कैसा बन रहा था? वर्चुअल यानी कि आभासी बन रहा था। सो ये रहे वो 4 ऑप्शन। क्या है वो 4 ऑप्शन? तो सुनो, पहला ऑप्शन ये है, हमें पहले तो ये देखना है कि अवतल दर्पण है बेटा तो ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब अगर दर्पण के इस साइड नहीं बना है यानी वो प्रतिबिंब कैसा होगा? रियल होगा। एक चीज और, ये मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है तो एक चीज तो कंफर्म होगी कि भैया ये रियल इमेज ही बनाएगी, वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब देगी बेटा। याद है कि इन 3 में से कोई एक आंसर होगा। समझ रहे हो ना? जिन भी बच्चों ने आंसर लगा कर रखा है उनके लिए मैं सॉल्व करके बता रही हूँ कि कैसे आप इसका सही आंसर फाइंड कर सकते हो। हमने देखा भैया रियल इमेज होगी। एक चीज और, मुख्य अक्ष के नीचे इस साइड है यानी कैसी होगी बेटा? इन्वर्टेड होगी, यानी कि उल्टी होगी। तो भैया एक चीज और समझ में आई यार, इसके लिए तो ये दोनों ही चीजें सही हैं, पर ऑप्शन को ध्यान से देखो। वस्तु से छोटी है, वस्तु के बराबर है या फिर वस्तु से बड़ी है? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ वस्तु से बड़ी हो ही नहीं सकती है। ये रही हमारी वस्तु, ये रहा इसका प्रतिबिंब, ये वस्तु से बड़ा तो नहीं है। सेम साइज का है क्या?
सेम साइज का कब होता है? जब वस्तु कहां पर रखी होती है? वक्रता केंद्र पर, जो कि यहाँ पर रखी ही नहीं है वस्तु वक्रता केंद्र पर, यानी कि ये समान आकार का भी नहीं होगा। यानी बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हमने जाना इस किरण आरेख को देखकर कि हमारी यह जो इमेज है रियल है, हमने जाना इन्वर्टेड है, और हमने जाना ऑब्जेक्ट से छोटी है। सो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से देख लिया है। आते हैं अब हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। जिन बच्चों का सही आंसर आया है 1 नंबर ले लेना, जिनका गलत आंसर आया वहीं पर क्रॉस कर देना। ईमानदारी से चलना है हमको, अच्छे बच्चे हो ना, ईमानदार बच्चे हो ना। ये मत सोचना कि मैम हमारी शीट में आके थोड़ी ना देखेंगे। अरे भाई मैम आके नहीं देख रहे हैं, लेकिन मैम को आप लोगों पे ट्रस्ट है, भरोसा है कि आप लोग झूठ नहीं बोलोगे, ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हो तो ईमानदारी से ही टेस्ट दोगे, क्वेश्चंस के आंसर्स दोगे। तो ये कुछ बच्चे अगर ये सोच रहे होंगे कि मैं तो कमेंट में लिख दूंगा मेरे 30 में से 30 नंबर आए, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। आज अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आगे हो सकता है किसी बड़ी मुसीबत में आप फंस जाओ, सच में चैप्टर आपसे ना बने, बोर्ड में फंस जाओ। इसीलिए बेटा अभी से संभल के चलो ताकि ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। समतल दर्पण की फोकस दूरी, तो सुनो, ये है हमारा प्लेन मिरर और इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो पहली बात तो प्लेन मिरर की फोकस दूरी या तो 0 है या तो इन्फिनिटी अनंत 25 सेंटीमीटर या फिर -25 सेंटीमीटर। तो एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाह रही हूँ जब तक आप अपने आंसर लिखेंगे कि ये जो दर्पण है ना बेटा, ये कितने प्रकार का होता है? सो भैया दर्पण होता है बेटा 2 प्रकार का, है ना। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक होता है क्या? समतल दर्पण, और एक होता है क्या? उत्तल दर्पण, है ना, सॉरी, एक होता है गोलीय दर्पण। तो हमने देखा कि एक समतल दर्पण होगा और एक क्या होगा भैया? गोलीय दर्पण होगा। अब समतल दर्पण और गोलीय दर्पण में क्या डिफरेंस होता है? तो भैया ये प्लेन मिरर है और गोलीय दर्पण में डिफरेंस ये है कि एक गोले का हिस्सा होता है, यह एक गोलीय रूप में होता है। और ये कितने प्रकार के होते हैं चंगू मंगू? सो ये होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से? तो एक तो होगा क्या? उत्तल, और एक होगा क्या? अवतल। समझे कि नहीं समझे? उत्तल और अवतल। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जिसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ख, इन्फिनिटी यानी कि अनंत। तो पहले तो आप ये सुनो कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? वो इन्फिनिटी यानी कि अनंत होती है। समतल दर्पण की बात करें तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, उसमें एक समतल और एक गोलीय होता है, उसी को मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है। और ये आपको ध्यान रखना होगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी इन्फिनिटी यानी कि अनंत होती है। ओके चलिए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। जब जल में डूबी हुई सीधी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है? ध्यान से सुनेंगे बेटा क्वेश्चन कि भैया जल में डूबी हुई, पानी में डूबी हुई भैया जो सीधी छड़ है वो हमको मुड़ी हुई सी प्रतीत होती है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन, रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन, या फिर प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा तो है, लेकिन कहाँ? अरे भाई मैंने आपको ये अपवर्तन में पढ़ाया है, मैंने आपको बताया था कि ऐसा किस कारण होता है। सो भैया ऐसा होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण बेटा? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। सो प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसका अपने मार्ग से विचलित होने की घटना ही क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। सो जल में डूबी हुई सीधी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, कारण क्या होता है? रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन। इसमें ये होता है बेटा, जैसे हमने क्या देखा, ये है मीडियम यानी कि माध्यम, ठीक है, ये क्या है? मीडियम यानी कि माध्यम। प्रकाश किरण यहाँ ऐसे आई, जानी भी ऐसी चाहिए, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। कब होता है? जब ये विरल माध्यम होगा और ये कैसा होगा? सघन। वहीं अगर ऊपर सघन नीचे विरल होता तो वह अभिलंब से दूर हट जाती। ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। क्या बात है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
नाउ क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने, निम्न में से किसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव यानी कि हमेशा सीधा, आभासी यानी वर्चुअल और इरेक्ट यानी तो सीधा होता है, वो तो बोल दिया ना। सो सीधा, आभासी और कैसा होगा, छोटा होगा। तो हमें ध्यान से सुनेंगे। पहले तो या तो उत्तल लेंस आंसर है या तो अवतल लेंस है, अवतल दर्पण या फिर समतल दर्पण। तो सुनो, समतल दर्पण तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इन्होंने बोला है क्या, सदैव कैसा होगा, सीधा होगा। हाँ जी, प्लेन मिरर में सीधी ही इमेज बनती है, आभासी ही बनती है, छोटी कभी नहीं बनती है, यानी ये आंसर नहीं है। फिर हमने देखा कि और क्या हो सकता है, उत्तल लेंस से, अवतल लेंस से या फिर अवतल दर्पण है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, इसका करेक्ट आंसर अवतल लेंस होगा। अवतल लेंस की अगर मैं बात बताऊं आपको तो इसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब है उसको मैंने दो आधार पर बनाना आप सभी को सिखाया है, और उन दोनों ही आधार पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना था भैया, आभासी बना था। पहली बात ध्यान रखना, उन दोनों ही आधार पर कैसा बना था, सीधा, और दोनों ही आधार पर वस्तु से तो छोटा बना था। एक में बहुत छोटा बनेगा और एक में कैसा बनेगा, छोटा। मतलब वस्तु से तो दोनों ही कंडीशन में कैसा होगा, छोटा। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 5 की तरफ। भैया वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और जबकि पदार्थ में इसकी चाल कितनी देकर रखी है, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो पदार्थ का अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है बेटा यहाँ पर, इसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बताओ क्या होगा, 3, 5, 0.5 या फिर 2। तो सुनो, सबसे पहली चीज, ऐसे क्वेश्चन में जब भी हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने को बोला जाए, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, अपवर्तनांक का हम सीधे क्या लगा देंगे बेटा, फॉर्मूला। सो ये रहा हमारा अपवर्तनांक और इसका सूत्र यानी कि फॉर्मूला क्या होगा। सो सुनो, वायु में प्रकाश की चाल, ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल, और क्या बोला मैंने आपसे भैया, माध्यम में प्रकाश की चाल। इसको भाग दे देंगे हम उस माध्यम में प्रकाश की चाल से। ठीक है, माध्यम में प्रकाश की चाल से। ओके, सो हमने देखा अगर हम इसे इससे भाग देंगे तो पहली बात तो वायु में प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10⁸, और माध्यम में कितनी है, 1.5 × 10⁸। ओके, इससे इसको कट कर देंगे, ये इससे कितनी बार में चला जाएगा, 2 बार में। यानी भैया इसका करेक्ट आंसर मेरा तो 2 आ रहा है, आप लोगों का कितना आ रहा है भैया? 5 क्वेश्चन बता दिए मैंने, 5 क्वेश्चन सही है ना। अच्छा एक चीज और, जिन बच्चों ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, मैं आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व तो कर करके बता रही हूँ, यहाँ पर बन जाएगा, लेकिन मेरे बताने के बाद वो बन रहा होगा ना। मैं चाहती हूँ कि आप खुद से आंसर दो। जब किसी क्वेश्चन में फंस जाओ तब तो मैं आपकी हेल्प करूंगी बेटा, लेकिन आपको कोशिश तो करनी है, जिसके लिए चैप्टर तो पढ़ना ही पड़ेगा। और ये क्लास 10th का छोटा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा चैप्टर है, जिसे कवर करने में कुछ दिन हमें निकल गए, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर सेकंड वाला ऑप्शन नंबर घ ही होगा। क्यों होगा वो हमने देख। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा क्या बोलता है ये क्वेश्चन नंबर 6। यदि एक वस्तु उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र, सो लेंस हमें ऑलरेडी देकर रखा है, उत्तल लेंस है, प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर की बात भी बोल रहे हैं। सो यदि एक वस्तु उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब यानी कि इमेज 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। सो आपको बेसिकली यहाँ पर वो जो वस्तु है वो और जो प्रतिबिंब है इनके लंबाई का क्या बताना है, रेशो यानी कि अनुपात बताना है। क्या बोल रहे हैं, रेशो यानी कि अनुपात बता रहे हैं, बताने को बोला जा रहा है। सो लेंस फिर से सुन लो, उत्तल लेंस होगा, ऑप्टिकल सेंटर से ये 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है और उसकी जो इमेज है भैया वो 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बन रही है। आप इनकी लंबाई का अनुपात बता दो, 1:2 होगा, 2:4 होगा, 4:9 होगा या फिर 3 क्या होगा, 2 होगा। सुनो, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी 3:2।
और ये मुश्किल से 2 से 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। आप मुझे बताएंगे कि इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाकर इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इसे यहीं से ध्यान से देखूं तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अगर ये 3:2 आ रहा है, यानी कि अगर ये 3/2 भी आ रहा है या ये 3:2 आ रहा है, तो इसके आने के पीछे कारण क्या है। लेकिन फिर भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये 3:2 किस फॉर्मूले से आया है। हार्डली 2-3 स्टेप्स में ये होगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आप सभी के सामने। कई बार ऐसा होता है, मैंने आपको जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाया था तो बोला था बेटा कि कुछ चीज़ों के अपवर्तनांक आपसे डायरेक्टली पूछ लिए जाएंगे। उनमें से एक ये रहा आपके सामने। हीरे का अपवर्तनांक है क्या है भाई, 1.77 है, 1.4 है या फिर 1.44 है या फिर 2.42 है। क्या लगता है कि हीरा या डायमंड का अपवर्तनांक क्या होगा। मैंने आपको प्रॉपर एक लिस्ट पढ़ाई थी, बट मैंने बोला था कि आपको पूरा नहीं पढ़ना है, जो बहुत कम वाले हैं अपवर्तनांक और जो बहुत ज़्यादा वाले हैं वो पढ़ लेना। तो अगर वो याद होगा तो आप हीरे का तो बता ही सकते हो। 2.42 इसका क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, यानी कि क्या होगा भैया, अपवर्तनांक होगा। अपवर्तनांक का फॉर्मूला जस्ट अभी मैंने आपको बताया भी था। चलिए भैया अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने। इसे हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे कि निम्न में से एक अवतल दर्पण पर कौन सा लागू नहीं होगा। ये हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है भाई, कि इनमें से कौन सा लागू नहीं होगा। बता देते हैं ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास। फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। सेकेंड ऑप्शन है प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक या फिर ऋणात्मक हो सकती है। थर्ड ऑप्शन है प्रतिबिंब की दूरी सदैव धनात्मक होती है। एंड लास्ट ऑप्शन है प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो चिन्ह परिपाटी हमको पता होना चाहिए। गलती से वो इधर उधर हुआ तो हमारा आंसर भी इधर उधर हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, याद करो हमने बनाया था अवतल दर्पण। हालांकि चिन्ह परिपाटी तो वो समान ही थी, चाहे वो अवतल दर्पण में हो, उत्तल दर्पण में हो या फिर लेंस में हो। ठीक है, हमने देखा था कि ये है हमारा, मान लेते हैं अवतल दर्पण, और मानना क्या है, ये तो है ही हमारा अवतल दर्पण। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष हो गया। इस साइड पे हमने कौन सा चिन्ह देखा था, ऋणात्मक। ऊपर के साइड कौन सा चिन्ह होता है, धनात्मक। नीचे के साइड कौन सा होता है, ऋणात्मक। और इस साइड कौन सा होता है, धनात्मक। ओके, चलो चिन्ह परिपाटी कुछ इस प्रकार से चलती है। अब हमसे कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा अवतल दर्पण पर ही लागू नहीं होता। तो ठीक है, 1 बाय 1 करके ऑप्शंस हम देखते हैं और उसको इस पे अप्लाई करेंगे। एक चीज और, बात चल रही है अवतल दर्पण की, तो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है भैया, अवतल में 6 प्रकार से बनता है, जिसमें 5 तरीके से कैसा बनेगा, रियल। ठीक है, ध्यान रखना। और बेटा एक तरीके से कैसा बनेगा, वर्चुअल यानी कि आभासी। 5 तरीके से प्रतिबिंब मिरर के इस साइड बनेगा और 5 तरीके से एक तरीके से कहाँ बनेगा, मिरर के इस साइड बनेगा। तो सुनो, फोकस दूरी अवतल दर्पण में हमेशा नेगेटिव होती है क्या, हमें इनमें से बताना है जो लागू ना हो। तो सुनो, हमेशा वर्ड तो वैसे भी यूज नहीं है, तो फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ये रहा हमारा अवतल दर्पण और इसकी फोकस दूरी कहाँ होगी, ये होगा C, ये होगा हमारा जो है F और ये हमारा क्या हो जाएगा भैया P। तो इसके और इसके बीच की दूरी ही हमारी फोकस दूरी होती है। और यस, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। ये सेंटेंस, ये कथन पूरी तरीके से क्या है, सही है, यानी इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। सेकंड की तरफ आते हैं, प्रतिबिंब की दूरी। चलो भाई, फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ये हमें पता चल गया है क्योंकि हमें ये अच्छे से पता है। सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं कि प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। पॉसिबल है क्या कि भैया जो इमेज की डिस्टेंस है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। मैम कैसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है। 6 तरीके से प्रतिबिंब बन रहे हैं ना, हमने देखा 5 तरीके से तो भैया वो रियल बना रहा है। और रियल बना रहा है तो ध्यान से सुनो, या तो वो इस पे बनाएगा या फिर इसके नीचे बनाएगा। तो हमने देखा अगर इसके नीचे बना रहा है फिर तो ये ऋणात्मक बना रहा है। ठीक है, इमेज कैसे बनेगी, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम प्रतिबिंब की दूरी बोले तो वो यहाँ पर ऋणात्मक होगी। वहीं अगर हम देखें तो लास्ट में एक प्रतिबिंब ऐसा बनता है जहां पर वो कैसा बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। और यहाँ पर इसका चिन्ह कैसा होगा, धनात्मक, यानी कि जो प्रतिबिंब की दूरी है
इमेज की डिस्टेंस है वो यहाँ कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ठीक है, ये वाला सेंटेंस भी सही है, ये वाला सेंटेंस भी सही है कि अवतल दर्पण में बेटा प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक ऋणात्मक दोनों ही हो सकती है, हमने जान लिया। ठीक है, नाउ थर्ड ऑप्शन की तरफ आते हैं, प्रतिबिंब की दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ये कैसे संभव है? अभी तो हमने ये पढ़ा, मतलब इसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, इसके लिए हम थोड़ा रुकेंगे, लास्ट ऑप्शन को और देखेंगे। प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। तो सुनो, प्रतिबिंब की ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो हाँ, बिल्कुल सही कहा है कि इसकी जो ऊंचाई है वो धनात्मक या फिर कैसी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। तो हमने एक चीज जानी है कि भैया प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक या ऋणात्मक दोनों ही स्थिति में हो सकती है। दर्पण के इस साइड आते हैं नेगेटिव साइन जाता है, इस साइड जाएंगे पॉजिटिव साइन जाएगा, ऊपर के साइड जाएंगे प्लस, नीचे के साइड जाएंगे नेगेटिव। तो हमने सारे चिन्ह अच्छे से देखे, देखने के बाद पता चला कि भैया ये इस पर लागू नहीं होता है, प्रतिबिंब की दूरी सदैव धनात्मक होती है। तो ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि हमने इसे यहाँ पर अच्छे से जान लिया, समझ लिया, जिसके आधार पर हमने जाना कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर ग यानी कि थर्ड वाला होगा। ठीक है, चलिए इसको ऐसे ही करना होगा, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से इसे देख लो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं अब हम। नाउ अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 9। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की यहाँ पर क्षमता है, क्या है? तो सुनो, जो 50 सेंटीमीटर की फोकस दूरी की अगर मैं बात करूं, 50 सेंटीमीटर की फोकस दूरी की अगर मैं बात करूं, तो इसके अवतल लेंस की क्षमता है -2 डायोप्टर, +2 डायोप्टर, या फिर -0.2 डायोप्टर, या फिर +0.2 डायोप्टर। पहली बात तो हमारा क्या है, ये अवतल लेंस है, जो कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मैंने बनाया है। मैंने इसका क्या बनाया है इधर, तो हमने क्या देखा, ये इसका मुख्य अक्ष है, इसी के साथ मैं आपको बता दूं इसका ऑप्टिकल सेंटर F1, F2, 2F1, 2F2। ओके, तो हमने क्या देखा, ये इसका क्या होगा 2F1, ये है F1 और ये है F2 और ये क्या हो जाएगा 2F2। हमने क्या देखा कि अवतल लेंस की पहली बात तो फोकस दूरी कैसी होगी, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये है हमारा अवतल लेंस और इसकी जो फोकस दूरी होगी वो होगी ऋणात्मक। तो हमने देखा कि हमारे पास ये कितना देकर रखा है, -50 सेंटीमीटर देकर रखा है, जिसके लिए हम क्या निकालेंगे, लेंस की क्षमता, जो कि जिसका फॉर्मूला 1 क्या होता है, स्मॉल f होता है। तो हमने इसका फॉर्मूला लगाया है ना, माइनस में ही है ये, और हम इसे चेंज भी करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 100, इससे ये गया 5 से 2 बार में ये चला जाएगा और यस -2 डायोप्टर इसका जो है वो करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क होगा। आपको पता है मीटर सेंटीमीटर चेंज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमने यहाँ पर अपने क्वेश्चन को बिल्कुल करेक्ट कर दिया, सीधे डायोप्टर में इसे कन्वर्ट कर दिया। अगला क्वेश्चन ये रहा सामने, क्वेश्चन नंबर 10। समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से भैया 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखी है। ये रहा एक समतल दर्पण, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इससे 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। सो वस्तु तो दर्पण से जो इमेज जो है बन रही है वो कितने डिस्टेंस पर बनेगी भैया, सेम ये 10 सेंटीमीटर की ही डिस्टेंस पर बनेगी बेटा। कितने डिस्टेंस पर, तो ध्यान से सुनिएगा, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। सो ये थी कहानी, 10 क्वेश्चन हमने जान लिए हैं, ठीक है ना। और मैं बिल्कुल आशा करती हूँ कि ये 10 क्वेश्चन आपको अच्छे से बन गए होंगे, ये 10 क्वेश्चन आपको जो है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट आते हैं अब हम अगली कहानी की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 10 के बाद अगली कहानी की तरफ आते हैं, जो कि है क्या, क्वेश्चन नंबर 11। परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये कब होता है, परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर कब होता है, हमेशा, कभी कभी, विशेष परिस्थितियों में, या फिर कभी नहीं। तो सुनो सुनो सुनो, पहली बात तो परावर्तन कोण और आपतन कोण है कहाँ पर। तो मैंने आपको बताया था कि प्रकाश की एक किरण आई है ना, वो माध्यम से टकराई, क्या बोला भैया, प्रकाश की एक किरण आई, माध्यम से टकराई और वो उसी माध्यम में रिफ्लेक्ट हो गई, वापस चली गई, ठीक है। एक चीज और, ये इसका क्या है, नॉर्मल यानी कि अभिलंब है। तो ये कौन सी किरण थी बेटा,
सो ये थी आपतित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण। और ये कौन सी किरण है? सो ये है भैया परावर्तित किरण। क्लियर? रिफ्लेक्ट हुई है ना, तो ये होगी परावर्तित किरण। और इसने नॉर्मल के साथ जो कोण बनाया है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ये आपतन कोण अपवर्तन कोण ये हमेशा कैसा होता है? बराबर। अगर ये 30 डिग्री है तो भैया ये भी 30 डिग्री होगा, अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 40 डिग्री। ये दोनों ही हमेशा कैसे होते हैं? बराबर। यानी इसके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर का होगा। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके सामने। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि उत्तल गोलीय दर्पण में प्रकाश का परावर्तन होता है। उत्तल गोलीय दर्पण, तो हमारा उत्तल दर्पण कैसे बनता है भैया? ये ऐसा बनता है और इसे अंदर से क्या किया जाता है? कुछ इस प्रकार से पॉलिश किया जाता है। ठीक है, ओके। अब बात आती है प्रकाश की किरण इसमें यहाँ पर आती है और क्या हो जाती है भैया? डाइवर्ज होने का काम करती है। तो इसमें कह रहे हैं कि प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन होगा कहाँ? भैया एक सपाट सतह पर, तो सपाट पर तो नहीं हुआ, यानी फर्स्ट आंसर नहीं है। एक मुड़ी हुई सतह, इसे हम मुड़ी हुई सतह नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे? उभरी हुई सतह कहेंगे, जिसके आधार पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ग होगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर ग, और असमान सतह भी नहीं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ग होगा। 12 क्वेश्चन हो चुके हैं, टोटल 30 क्वेश्चन करने हमें। कितने क्वेश्चंस हो चुके हैं? 12 क्वेश्चंस हो चुके हैं, टोटल 30 क्वेश्चन करने। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 13। किसी एफ के फोकस दूरी के लेंस की क्षमता है। सो भैया एफ की अगर बात करें, एफ के फोकस दूरी के लेंस की क्षमता क्या है? तो भैया सीधे फॉर्मूला लगा दो ना, हम यही तो लगाएंगे। लेंस की क्षमता हमें निकालनी है, सो 1 में स्मॉल एफ, फोकस दूरी लगा देंगे। ठीक है, सो यही इसका क्या होगा भैया? करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। जब अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, अत्यधिक छोटा होगा, तो वस्तु कहाँ होनी चाहिए? अभी हमने इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन देखा था, याद करिए, है ना? थोड़ा सा पीछे चलते हैं हम, थोड़ा सा पीछे चलते ही है। जहां पर हमने अवतल दर्पण को देखा था, हमने जाना था कि यार ये हमेशा धनात्मक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भैया जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण जो होता है, चिन्ह परिपाटी ध्यान है ना भैया, इस साइड पॉजिटिव है, इस साइड नेगेटिव है, ऊपर के साइड नेगेटिव, इस साइड नेगेटिव, तो वस्तु का प्रतिबिंब तो 5 बार तो नीचे नेगेटिव बन गया, एक बार यहाँ, तो ये हमने देखा था कि ये तो बिल्कुल ऑप्शन क्या है? गलत है। अब हमने देखा एक क्वेश्चन और आया है, क्वेश्चन नंबर 14। हालांकि इस बार हमसे लोकेशन पूछी है, चिन्ह के माध्यम से हमें आंसर ऑप्शन को देखकर नहीं देना है, फिर भी जरूरी तो है सब जानना। सो हमने बनाया क्या बेटा? ये अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? हमने बनाया ये अवतल दर्पण। ओके, हमसे क्या बोल रहे हैं? ये हमारा मुख्य अक्ष हो जाएगा बेटा, इसी के साथ ये हमारा क्या होगा? तो ये हमारा पोल हो जाएगा, ये हमारा फोकस, ये हमारा क्या होगा? कर्वेचर, कर्वेचर, फोकस, और क्या है भैया? पोल है। समझे? हमसे कह रहे हैं कि जब अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब जो है वो रियल होगा, मतलब वो यहाँ पर होगा, इसके नीचे। ठीक है ना? या तो इस पर होगा या तो इसके नीचे होगा। ठीक है, बोल रहे हैं कि रियल है और इन्वर्टेड है और फिर अत्यधिक छोटा। बेटा अत्यधिक छोटा बोल रहे हैं, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट यहाँ बन रहा होगा, इमेज यहाँ बन रही होगी मतलब, और वो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? सो भैया वो इन्फिनिटी यानी कि अनंत पर होगा। ध्यान से सुनिएगा, जिसमें सबसे पहली कंडीशन ही मैंने आपको पढ़ाई थी कि अगर अवतल दर्पण में बेटा वस्तु कहाँ पर रखी होगी? अनंत पर। ठीक है, अगर अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ पर रखी होगी? अनंत पर। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा भैया? फोकस पर बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा, लेकिन ध्यान रखना उल्टा होगा और रियल होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 15। अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न रैखिक आवर्धन हो सकता है भाई, क्या हो सकता है? 1 से कम होगा, या फिर 1 के बराबर होगा, या फिर 1 से ज्यादा होगा, या फिर 1 के बराबर है। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास क्या? कि 1 से कम, 1 से अधिक, या फिर 1 से बराबर, और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास 1 से कम या 1 से अधिक। सो भैया ध्यान से सुनो, या तो ये 1 से कम होगा, या फिर 1 से ज्यादा होगा, या फिर उस 1 के ही क्या हो जाएगा? बराबर होगा। दर्पण कौन सा है? अवतल।
क्वेश्चन नंबर 16 इसी से रिलेटेड है। उत्तल दर्पण में बताओ कि इसका उत्पन्न आवर्धन हमेशा कैसा होगा? भैया 1 से कम होगा। सिंपली ध्यान रखेंगे कैसा होगा, 1 से कम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है भैया जिससे कि फोकस दूरी की अगर बात करें वो क्या है? 1 सेंटीमीटर, 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर। तो भैया हमने ये सेशन में भी पढ़ा था, अपने क्लास में भी पढ़ा था। अगर हम एक डायोप्टर या डायोप्टर की उस क्षमता लेंस की डायोप्टर में उस लेंस की क्षमता की बात करते हैं जिसकी फोकस दूरी क्या होती है? 1 मीटर होती है। सो यस, इसका करेक्ट आंसर घ होगा। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके सामने भैया। दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में आने वाला दर्पण कौन सा है? क्या बोलते हो कि जो व्यक्ति होते हैं वो दाढ़ी बनाने के लिए किस मिरर या किस दर्पण का यूज करते हैं? अवतल, उत्तल एवं समतल, वक्रता केंद्र से दूर। तो ये तो ऑप्शन में हो ही नहीं सकता, आउट ऑफ सिलेबस का ऑप्शन हो गया ये तो। हाँ, कुछ ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जो आउट ऑफ सिलेबस ही होंगे, है ना। आउट ऑफ सिलेबस मतलब कि इस क्वेश्चन के भी परे हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को, ऑप्शन को तो हम पहले ही उड़ा देंगे, ठीक है। तो आंसर क्या है भैया? हमारा अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के लिए विशेष रूप से जो लड़के होते हैं वो इसी का यूज करते हैं, जिसके माध्यम से दाढ़ी आसानी से बन जाती है, वस्तु व्यक्ति अपनी इमेज इजीली देख लेता है। जैसे मैंने आपको इससे रिलेटेड और एग्जाम्पल दिए थे। क्या दिए थे? कि भैया हम जब ड्राइव कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो हमारी गाड़ी होती है उसमें साइड मिरर में कौन से मिरर का यूज करते हैं? हम साइड मिरर में किसका यूज करते हैं? तो हमने देखा था कॉन्वेक्स का करते हैं, जिससे दूर की वस्तु हमें इजीली वहां पर दिखाई दे देती है। तो ऐसी चीजें क्वेश्चन में पूछी जाती है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है। गोलीय दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है, तो दर्पण होगा कैसा होगा? अवतल होगा, उत्तल होगा, या तो अवतल होगा या तो उत्तल होगा, या फिर धातु का। तो धातु का तो हटा दो, है ना, ये तो अलग ही ऑप्शन मिल गया। अब कह रहे हैं गोलीय दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है, तो ऑप्शन में अवतल उत्तल दोनों लिखा है। क्या दोनों में ये चीज होती है क्या? चलो चेक करते हैं। तो हमने देखा भैया एक है यहाँ पर अवतल, अच्छा हमेशा वर्ड नहीं लिखा है तो हम सोच तो सकते हैं, है ना। और एक है हमारा उत्तल। हमें पता है कि अवतल की कितनी कंडीशन है भैया? 6 कंडीशन से प्रतिबिंब बनता है। उत्तल की 2 कंडीशन से प्रतिबिंब बनता है। इसकी 6 कंडीशन में 5 ने तो रियल इमेज दे दी और 1 कंडीशन ने कैसी इमेज दे दी? वर्चुअल, यानी कि आभासी। यानी ये आभासी प्रतिबिंब दे सकता है, मतलब देता है, दे सकता क्या होता है। फिर हमने देखा उत्तल दर्पण, इसमें भैया दोनों ही क्या बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। समझ रहे हो? यानी इसका आंसर क्या होगा? तो हमने देख लिया ऑप्शन नंबर ग होगा, या तो अवतल होगा या तो फिर उत्तल होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 20। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, भैया वैक्यूम में पूछ रहे हैं और अभी हमने इसको सॉल्व किया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के माध्यम से। तो बताओ जल्दी से कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर सेकेंड? भैया ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन नंबर 21 पर। मेरी बात ध्यान से सुनो, 20 में से 20 नंबर अगर आ गए होंगे ना फिर तो तुम्हारी पढ़ाई बहुत अच्छी है। मतलब मैं ओवरऑल बताऊं ना, 16 के नीचे नहीं आना चाहिए, 16 के ऊपर ही नंबर अगर आए होंगे तो बहुत अच्छे नंबर है, और अगर उसके नीचे नंबर है तो सारी वीडियोस को फिर से देखोगे, एक बार 2x की स्पीड में ही देखोगे लेकिन देखोगे। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। पदार्थ x में पदार्थ प्रकाश की जो गति है वो हमें देकर रखी 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हवा में देकर रखी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बता दो कि भैया इस पदार्थ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? अब इसमें हम अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो तो कर नहीं सकते, फॉर्मूला ही तो लगाएंगे। तो चलो फॉर्मूला लगाते हैं। तो भैया अब फटाफट से हम लगाते हैं इसका फॉर्मूला अपवर्तनांक का। क्या होता है भैया इसका फॉर्मूला? तो इसका फॉर्मूला होता है C/V। C बोले तो ऊपर क्या हो जाएगा? सुपर होगा भैया, हवा में प्रकाश की चाल हो जाएगी, वायु में प्रकाश की चाल, और नीचे क्या हो जाएगी? किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। इसे हमें फाइंड नहीं करना है अलग से कुछ करके, क्वेश्चन में सब कुछ दे के रखा है, उसी को बस हमें यहाँ पर पुट करना होगा। तो चलो कर देते हैं। तो हमने देखा कि भैया हवा में प्रकाश की चाल कितनी देकर रखी है?
सो वो है 3 × 10⁸ और वहीं अगर हम देखें कि भैया पदार्थ X में प्रकाश की चाल क्या देकर रखी है या माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, तो वो हमने देखा 1.25 × 10⁸। चलो क्या करेंगे, इसको इससे हम उड़ा देंगे और अब हमें इसको इससे डिवाइड करना है। हम 3 को 1.25 से जब डिवाइड करेंगे तो भाई देखो ये उसकी टेबल में तो आता नहीं है, तो ये कितने बार में जाएगा, सो ये जाएगा 2.4 टाइम्स में, यानी यही इसका क्या निकल कर आएगा भैया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक निकल कर आएगा। तो क्या इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क हुआ? जी हाँ, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क ही हुआ। इसमें अलग से कोई यूनिट लगाकर मत बैठ जाना क्योंकि अपवर्तनांक का अलग से कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22। भैया 4 सदस्य हैं, इस बार हमसे क्या बोल रहे हैं कि 4 पदार्थ हैं और वो 4 पदार्थ क्या हैं, एक तो भैया P भाई साहब है, एक Q भाई साहब है, एक R है और एक क्या है S है। ठीक है, अब इनके अपवर्तनांक कितने दिए भैया, P भाई साहब के दिए हैं 1.50, Q भाई साहब के दिए हैं 1.36, R भाई साहब के दिए हैं 1.77 और S भाई साहब के दिए हैं 1.31। ठीक है, अब बात आती है कि किस पदार्थ में प्रकाश की जो वेलोसिटी है वो सबसे ज्यादा होगी। P, Q, R, S ये 4 पदार्थ हैं, किनमें प्रकाश की जो चाल है उसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी बोल देते हैं, वो सबसे ज्यादा होगी। तो सुनो, इसका करेक्ट आंसर होगा S, यानी ऑप्शन नंबर ग से घड़ी। क्यों? जब तुम सबको एक दूसरे से कंपेयर करोगे, चारों को एक दूसरे से कंपेयर करोगे तो तुम्हें पता चलेगा क्या सबसे कम अपवर्तनांक किसी का है, मतलब अगर अपवर्तनांक कम होगा तो प्रकाश की चाल उसकी वेलोसिटी वहां कैसी होगी, ज्यादा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 4 पदार्थ अगेन हमारे सामने है, चलो नोट डाउन कर लेते हैं। इस बार वो पदार्थ क्या है, PQRS नहीं है बल्कि ABC और क्या है, D है। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि इसका अपवर्तनांक क्या देकर रखा है, तो भैया A का देकर रखा है कितना 1.33, B का कितना देकर रखा है 1.43, C का कितना देकर रखा है 1.71 और D का कितना देकर रखा है 1.52। समझे कि नहीं समझे, ये हमें देकर रखा है। जब प्रकाश की किरण हवा से इन पदार्थों में गुजरती है, हवा से आ रही है, तो वे अधिकतम किस पदार्थ में अपवर्तित होगी, सबसे ज्यादा वो अपवर्तित या रिफ्रैक्शन उसका किस में होगा, पदार्थ A में, B में, C में या फिर D में। भैया ये किस पर निर्भर करेगा, अपवर्तनांक पर, और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ग, यानी कि पदार्थ C में जिसका अपवर्तनांक यहाँ पर कैसा है, सबसे ज्यादा, तो वे अधिकतम किस पदार्थ में रिफ्रैक्ट होगी यानी कि अपवर्तित होगी, जिसका अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, यानी ऑप्शन नंबर C हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 24। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, परावर्तन के नियम बोले तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इससे लगता है क्या क्या निर्धारित होता होगा, आपतन कोण बराबर है परावर्तन कोण के या फिर परावर्तन कोण बराबर है अपवर्तन कोण के या फिर आपतन कोण बराबर है एंगल ऑफ डेविएशन यानी विचलन कोण के, जो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है क्योंकि इस चैप्टर में वो है ही नहीं, या फिर लास्ट होगा इनमें से कोई भी नहीं। तो सुनो सुनो सुनो, परावर्तन का नियम हमसे ये कहता है कि भैया आपतन कोण हमेशा बराबर होता है अपवर्तन कोण के, अभी स्टार्टिंग में बताया था, लेकिन उस क्वेश्चन के पूछने का तरीका अलग था और वही क्वेश्चन यहाँ पर अलग तरीके से पूछा है। तो परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर कभी नहीं होगा, लेकिन आपतन कोण हमेशा किसके बराबर होगा, परावर्तन कोण के। ठीक है, चलिए भैया, सो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन नंबर का जो है वो 100% करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25, एक प्रकाशित वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अभिसारी लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तो स्क्रीन पर प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा। तो पहली बात तो एक प्रकाशित वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अभिसारी लेंस से बोल रहे हैं 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। ठीक है ना, ये फोकस दूरी दी गई है और यहाँ पर उसकी वस्तु की दूरी दी गई है। स्क्रीन पर प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा, तो सुनो,
तो एक प्रकाशित वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अभिसारी लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। आपको सिंपली बताना है कि स्क्रीन पर प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा। तो सुनो, ये उल्टा होगा और कैसा होगा, आवर्धित होगा। एक चीज और, यहाँ पर लेंस के बारे में पूछ रहे हैं, तो क्या लगता है अभिसारी लेंस यानी कौन सा लेंस, क्योंकि वस्तु का प्रतिबिंब तो यहाँ उल्टा बन रहा है। और आवर्धित, आवर्धित का मतलब समझते हो, इसका मतलब होता है भैया बड़ा। आवर्धित और बड़ा प्रतिबिंब किस में बन सकता है? ऑब्वियस सी बात है भैया, उत्तल लेंस में ही तो बनेगा ना। किस में बनेगा? उत्तल लेंस में ही तो बनेगा। इसमें भी मैंने आपको 6 तरीके की कंडीशन बताई थी, और इसमें भी आभासी भी बनता है और रियल भी बनता है, दोनों तरीके से प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलिए भाई, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हमें पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 26, एक गोलीय दर्पण और एक गोलीय लेंस की फोकस दूरी दोनों ही -15 सेंटीमीटर है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि वो दर्पण और लेंस होने की संभावना क्या है जिसकी फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। देखो, एक चीज तो मैं आपको यहाँ बता दूं, 15 सेंटीमीटर देख के ये मत सोचना कि यार फोकस दूरी 15 ही होती होगी, नहीं। यहाँ पर आपको जो आंसर देना है, इस नेगेटिव साइन को देखकर देना है, ऋणात्मक चिन्ह को देखकर देना है। कैसे दोगे? अच्छा मेरी बात सुनो, जैसे गोलीय दर्पण में बोल रहे हैं कि जिसकी मतलब एक गोलीय दर्पण और एक गोलीय लेंस की फोकस दूरी दोनों ही नेगेटिव है। ठीक है, मान ली हमने, दोनों की कहानी मान ली, चिन्ह परिपाटी दोनों में ही समान है, हमें ये भी पता है। और हमने देखा कि इसका आंसर अवतल क्यों होगा। देखो भैया, दोनों की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक ही होती है। क्यों? क्योंकि अवतल की फोकस दूरी तो ये है ना, और यहाँ पर ये हमेशा कैसा होगा? ऋणात्मक। वहीं आ जाओ जरा लेंस की तरफ, ये रहा हमारा अवतल लेंस और ये हमारा F1 है ना, तो इसकी फोकस दूरी भी कैसी होगी? ऋणात्मक, क्योंकि लेंस में तो दो ही तरीके से प्रतिबिंब बनेगा, तो ये भी कैसा होगा? ऋणात्मक। तो एक गोलीय दर्पण और एक गोलीय लेंस की फोकस दूरी अगर -15 सेंटीमीटर है, तो वो लेंस और मिरर दोनों ही क्या होंगे? कॉनकेव यानी कि अवतल। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित पदार्थों में से किस एक को लेंस बनाने के लिए हम यूज नहीं कर सकते, इसे प्रयोग में नहीं लाया जा सकता? वो जल है, वो कांच है, प्लास्टिक है, या फिर वो सॉइल यानी कि मिट्टी है? क्या बोलते हो, वो क्या है? सो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि निम्नलिखित पदार्थों में से किस एक को लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता? भैया देखो, पानी का तो हम कर सकते हैं। पहली बात तो मैं आपको बताऊं, वो माध्यम ना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शी माध्यम होना चाहिए, तभी ये हो पाएगा। कांच है क्या? मिरर है क्या? तो फिर आंसर ये, या फिर प्लास्टिक, ये भी ऑप्शन में है, या फिर कह रहे हैं सॉइल। मुझे एक बात बताओ, अगर ये सॉइल है ना, ये सॉइल बिखरी हुई फैली हुई सी है, प्रकाश की किरण यहाँ आएगी, करेगी क्या आकर? क्या यहाँ पर परावर्तन अपवर्तन होगा? सो निम्नलिखित पदार्थों में से किस एक को लेंस बनाने के लिए, चलो मेनली लेंस की बात करें, किसका यूज नहीं किया जा सकता? भैया मिट्टी का नहीं किया जा सकता, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर घ होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 28, भैया लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होगी? 2 है, 1 है, 3 है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? तो मेरी बात ध्यान से सुनो, लेंस की बात चल रही है, तो पहले तो मैंने यहाँ बना दिया है उत्तल लेंस, और मैंने यहाँ बना दिया है क्या? अवतल लेंस, है ना। आप बोल रहे हैं कि इनकी फोकस दूरी की संख्या बता दो। चलो भैया, दोनों का ये प्रिंसिपल एक्सिस बता दिया है, मुख्य अक्ष बता दिया मैंने, ठीक है। ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, है ना। अब इसे थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा, चलो कर देते हैं। चलो इसे हमने यहाँ पर क्या किया है भैया? शिफ्ट किया है, ठीक है। अब हमने क्या देखा बेटा? तो सुनो, हमने ये देखा है कि ये हमारा क्या हो जाएगा, तो एक हमारा यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, सब एक दूसरे से अलग हैं, पर मुझे क्या थोड़ा कम ही भरोसा है आप लोगों पे कि मिला दोगे तो अलग अलग कर दिया। सुनो, तो ये वाला सेक्शन हमारा F1, F2, 2F1, 2F2, F2, F1, F1, F2, 2F2। तो ये तो हम C1, C2 भी बोल सकते हैं, लेकिन जो मुख्य फोकस है ना भैया वो 2 ही होता है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि 2। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, चाहे वो उत्तल हो चाहे वो क्या हो? अवतल हो। ओके,
नाउ क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा आपके सामने। जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा है और आकार में वस्तु के बराबर है, तो बता दो कि वह दर्पण कौन सा होगा। अरे भाई अभी पढ़ाया था मैंने स्टार्टिंग में, जस्ट अभी स्टार्टिंग में पढ़ाया कि भैया अगर ऐसा होता है तो बताओ वो कैसा होगा। तो सुनो मैं आपको बताती हूँ। पहला ऑप्शन क्या है भैया? पहला ऑप्शन है हमारे पास अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है समतल और सबसे लास्ट में बेलनाकार दर्पण। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर हम बोल रहे हैं ये वस्तु के बराबर ही होगा तो हमारा दिमाग जा रहा होगा अवतल दर्पण की तरफ। अगर हम बोल रहे हैं कि वहां तक जा रहे हो तो बहुत सही जा रहे हो कि आकार में वस्तु के बराबर है, पर यहाँ पर एक और वर्ड लिखा है सीधा, और ऐसा कभी भी अवतल में होता ही नहीं है और उत्तल में तो सोचना भी मत। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर इज द राइट आंसर। और ये रहा आज का हमारा अंतिम प्रश्न। जब किसी वस्तु को अवतल लेंस के सामने किसी भी दूरी पर रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा होता है। मुझे एक बात बताओ, जब किसी वस्तु का अवतल लेंस के सामने किसी भी दूरी पर रखेंगे तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी, सीधा और आवर्धित। आवर्धित बेटा इसका मतलब क्या होता है? बड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है आभासी उल्टा और छोटा, आभासी सीधा और छोटा, आभासी सीधा और वस्तु के समान आकार का, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसी के साथ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ग, क्योंकि यस अगर हम अवतल लेंस में बेटा दो ही कंडीशन है, सुनो इसकी तो दो ही कंडीशन है, ऐसे याद कर लो ना। जैसे अवतल लेंस की बात करें, देखो दर्पण में बात करें सो हमने उत्तल और अवतल दर्पण दोनों को मिला दे तो 6 और 2। जैसे अवतल दर्पण में 6 आधार पर और उत्तल में 2, तो 6 और 2 8, वो 8 यहाँ लेंस में, बस 8 और 8 16 ही तो पढ़ना है हमको। प्रतिबिंब बनाने की बात करें तो 16 तरीके से तो हमें बनाना है, लेंस और मिरर दोनों। जब ये सब हमें याद हो जाएगा तो ऐसे क्वेश्चन तो हम आसानी से बता देंगे। तो हमें पता है कि हमारा जो अवतल लेंस होता है उसमें हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। एक और चीज, सीधा बनेगा और कैसा बनेगा भैया? छोटा बनेगा, वस्तु से तो छोटा बनेगा। ओके दैट्स इट। यहाँ पर आज के लिए इतना ही। और हाँ, पहले तो मुझे कमेंट करके बताएं 30 में से 30 नंबर कितने बच्चों के आए हैं? जल्दी से बता दो 30 में से 30 नंबर कितने बच्चों के आए हैं? जिनके भी फुल मार्क्स आए हैं भाई वेरी गुड, खूब पढ़ाई करो, ऐसे ही पढ़ाई करो जहां आपके पूरे में से पूरे नंबर आए। और जिनके 25 से कम नंबर आए, 25 से ऊपर वालों के भी अच्छे नंबर है, लेकिन 25 के नीचे बेटा खतरे में हो, जिसके लिए आपको चैप्टर को फिर से पूरा पढ़ना पड़ेगा। और इसमें कोई गलत नहीं है क्योंकि हमें पूरा साल अभी इस चैप्टर को देखना है। जहाँ यूनिट टेस्ट होंगे, एग्जाम होंगे, मेन एग्जाम होंगे, प्री बोर्ड्स भी होंगे उसके पहले, तो क्यों ना हम इस चैप्टर को अभी इतना अच्छा से पढ़ लें कि अगर कम नंबर कहीं आए हैं तो हम एग्जाम में ये गलती ना करें। ओके, तो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भैया कर देना, शेयर नहीं किया है तो वो भी कर देना, हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना। इसी के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी मैग्नेट ब्रेन से आप जुड़ सकते हो। YT पर भी आप हमारी क्लासेस ले सकते हो। एप्लीकेशन के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं क्योंकि मैग्नेट ब्रेन से इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, वेबसाइट के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे जो क्लासेस के नोट्स होते हैं तो ई नोट्स और ई बुक की लिंक आपको नीचे मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये है हमारे हिंदी इंग्लिश मीडियम के टॉप कोर्सेज, जैसे CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। सो आज के लिए इतना ही। प्यारे प्यारे से कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास।